जी करेंगे, उन्हीं को वो डिस्कस करेंगे आज। तो हम अपने शिक्षक ब्रह्मदेव जी से आग्रह करेंगे कि वो यहाँ पर आए और स्ट्रैटेजी इन हिंदी के बारे में कुछ बताएं। प्रमादरणीय प्रिंसिपल सर, शिक्षकगण, सबसे पहले आप सभी को गुड मॉर्निंग। और आज का टॉपिक है टीचिंग स्ट्रेटजी इन हिंदी सेकेंडरी लेवल। इसमें आप सभी को हार्दिक अभिनंदन है मेरी ओर से। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि टीचिंग स्ट्रेटजी इन हिंदी अर्थात हिंदी में पढ़ाने की रणनीति। हिंदी में पढ़ाने की रणनीति कैसी होनी चाहिए एक शिक्षक को। तो रणनीति क्या है? आप देखेंगे कि सैनिक जब युद्ध करने की तैयारी करते हैं, मान लिया जाए कल युद्ध होना है, तो उसके पहले युद्ध की रणनीति बनाता है। रणनीति का मतलब योजना बनाता, प्लान। युद्ध हम कैसे जीतेंगे, विजय कैसे हासिल करेंगे, उसका एक प्लान बनता है, एक रणनीति बनती है। रणनीति नहीं बनाएंगे अच्छी तरह से तो उस युद्ध को हम जीत नहीं पाएंगे। तो विजय हासिल करने के लिए रणनीति बनाना बहुत जरूरी है। रणनीति मतलब प्लान बनाना। कैसे प्लान बनाएंगे, कैसे योजना बनाएंगे कि हम जो है उस युद्ध को जीत जाएंगे। ठीक इसी तरह एक शिक्षक जब क्लास में पढ़ाने के लिए जाएंगे, टीचिंग के लिए जाएंगे, तो बच्चों को, स्टूडेंट्स को, छात्रों को किस तरह से जो भी सामग्री लेकर के गए या जाना है, किस तरह से हम उनको पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे, उसकी एक योजना बनाते हैं, एक प्लान बनाते हैं, एक रणनीति तैयार करते हैं कि हम छात्रों को कैसे शिक्षा देंगे या पाठ जो पढ़ाएंगे, पाठ पढ़ाएंगे, वो हमारा पढ़ाने की कला या रणनीति कैसी होनी चाहिए, प्लान कैसी बननी चाहिए या होनी चाहिए। तो रणनीति क्या है? किसी लक्ष्य की प्राप्ति, किसी भी लक्ष्य के लिए बनाई गई कार्य योजना। किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना को सामान्य अर्थ में रणनीति कहते हैं। स्ट्रेटजी इन इंग्लिश। रणनीति मूलतः सैन्य विज्ञान से आया हुआ है। सैन्य विज्ञान, सैनिक विज्ञान।
आया हुआ शब्द है जिसका मतलब है किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बनाई गई कार्य योजना, अर्थात अनिश्चय की स्थिति में, अनिश्चय जो निश्चित न हो, अनिश्चय की स्थिति में एक या अधिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उच्च स्तर पर, सेकेंडरी लेवल पर बनाई गई योजना को रणनीति कहते हैं। इसकी उत्पत्ति कैसे हुई रणनीति शब्द का? यह ग्रीक भाषा के उत्पेथिया स्ट्रेटजिया से बना है। स्ट्रेटजी जिसका हिंदी मीनिंग हुआ रणनीति। रणनीति का क्या महत्व है? रणनीति का महत्व है, रणनीति महत्व क्योंकि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए उपलब्ध संसाधन आमतौर पर सीमित होते हैं। इसमें आमतौर पर लक्ष्यों को निर्धारित करने, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए, कार्यों का निर्धारण करने के लिए और कार्यों को निष्पादित करने के लिए संसाधनों को एकत्रित करना शामिल है। एक रणनीति बनाती है कि साधनों द्वारा लक्ष्य कैसे प्राप्त किए जाएंगे। एक रणनीति यह बताती है कि साधनों के द्वारा, सामग्रियों के द्वारा लक्ष्य को कैसे प्राप्त किए जाएंगे। एक शिक्षण रणनीति क्या है? यह छात्रों और सामान्य रूप से पाठकों के लिए अन्य क्षमताओं और कौशल का पक्षधर, ये एक शिक्षण रणनीति है। इस मामले में पढ़ना छात्रों में व्याख्या करने की संभावना को उस्काता है। ये रणनीति का महत्व है। रुचि दिखा रहा है और एक व्यक्ति को दैनिक उद्देश्य के रूप में उनकी उन्नति को समझने में मदद मिल सकती है एक शिक्षण रणनीति के द्वारा। देखते हैं कि शिक्षण रणनीतियाँ क्या है। शिक्षण की जो रणनीति है या रणनीतियाँ हैं क्या है? शिक्षण रणनीतियाँ वे ऐसी तकनीकें हैं जो श्रम साध्य शिक्षाओं में लागू की जा सकती है। श्रम साध्य शिक्षाओं में लागू की जा सकती है, जैसे कि एक व्यापक पढ़ने की शुरुआत। इसे प्राप्त करने के लिए एक प्राथमिकता और सामान्य उद्देश्य स्थापित किया जाता है, जैसे कि पढ़ने में स्वायत्तता प्राप्त करना। वे पारंपरिक प्रशिक्षण के विकल्प के रूप में सामने आते हैं। वे शिक्षण कक्षाओं के दिन के एक कुछ नया कर रहे हैं। ज़्यादातर मामलों में यह अनिवार्य है। वर्तमान में कई शिक्षक नवीन पद्धति का उपयोग करने के बारे में चिंतित है। आज के समय में, वर्तमान समय में देखेंगे कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो नवीन पद्धति, नया तरीका जो पढ़ाने की कला है उपयोग करने के बारे में चिंतित है, सोच रहे हैं नए तरीके से हम कैसे बच्चों को शिक्षा दें।
जो शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाते हैं, क्योंकि छात्र अक्सर कार्य से जल्दी से अलग हो जाते हैं। छात्र जो है पढ़ने के कार्य से अलग हो जाते हैं जल्दी। शिक्षक को क्या रणनीति, नई रणनीति क्या बनानी चाहिए? आज शिक्षक उस पर चिंतित है। आगे एक पॉइंट बन रहा है, शिक्षण रणनीतियों का उपयोग किस लिए किया जाता है? शिक्षण रणनीतियों का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो समाज की मांगों में भाग लेते हुए स्कूलों को अपने मुख्य लक्ष्यों में से उन समस्याओं को हल करना होगा जो समुदाय उत्पन्न कर रहा है। इसलिए अपने दैनिक जीवन में, कक्षा में जो कुछ भी सीखा है, दिन भर कक्षा में जो भी कुछ सीखा है, उसे लागू करने के लिए सक्षम छात्रों को प्रशिक्षित करना चाहिए। अतः यह जानना आवश्यक है कि रणनीतियों में सीखने के विकास को चिन्हित करने की क्षमता है। कक्षा के भीतर गतिविधियों का एक सेट है जो ज्ञान का अनुकूलन करता है, इसे नियंत्रित भी करता है और इसे सकारात्मक तरीके से उपयोग करता है। छात्र सीखने का पक्ष लेता है। जिस विषय के साथ आप काम करना चाहते हैं उसके लिए आवश्यक योग्यताएं भी होनी चाहिए। कहा जाता है कि हम कक्षा में रणनीति, जो पढ़ाने की रणनीति है, कैसे ले जा सकते हैं। पढ़ाने की जो हमारी रणनीतियां हैं वो कक्षा में, क्लास में कैसे ले जा सकते हैं। तो पढ़ाने पर आधारित एक रणनीति को संगठन और योजना से डिजाइन किया जाना चाहिए। कैसे ले जाएं? उसके पहले जो रणनीति बनाए हैं, पढ़ाने की जो स्ट्रेटजी बनाए हैं, उसको योजना से डिजाइन किया जाना चाहिए। इसके लिए निम्नलिखित मिशनों पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, जो आगे है। फर्स्ट में उद्देश्यों को समझें। दोनों स्पष्ट और निहित हैं जो पढ़ना है। शिक्षण रणनीतियों को करने के लिए शुरुआत से पहले पिछले ज्ञान को प्राप्त करें। कहता है शिक्षण रणनीतियों को करने के लिए शुरुआत से पहले, स्टार्ट करने से पहले पिछले ज्ञान को प्राप्त कर लें कि पीछे मैंने क्या पढ़ाया था, किस तरह से पढ़ाया था। कम से कम प्रासंगिक को छोड़कर वास्तव में महत्वपूर्ण है पर ध्यान केंद्रित करें। क्रिया के बीच संबंध और गतिविधियों की सामग्री को बढ़ावा देना चाहिए। इस मामले में पढ़ाने की रणनीति एक वस्तु या सामग्री की आवश्यकता होती है। पुस्तक जिसे रचनात्मक गतिविधि और सरलता की आवश्यकता होती है, छात्र की गतिशील विधि के माध्यम से जहां हर कोई अपनी रुचि दिखाता है और समुदाय में योगदान देता है। प्रस्तावित अल्पकालिक उद्देश्यों के दायरे का लगातार मूल्यांकन करें। आगे है शिक्षण रणनीतियों के उपयोग का लाभ। जो हम क्लास में शिक्षण रणनीति स्ट्रेटजी लेकर के जो जा रहे हैं या जाएंगे, उससे क्या लाभ होगा, उसका हम उपयोग करेंगे क्लास में, तो उसका क्या लाभ होगा।
तो पाठ्यक्रम में पढ़ाने के रूप में शिक्षण के वातावरण को शुरू करने की संभावना, पाठ्यक्रम में पढ़ाने के रूप में शिक्षण के वातावरण को शुरू करने की संभावना होनी चाहिए, करनी चाहिए। स्कूल के वातावरण पर सकारात्मक प्रभाव, छात्र पुस्तकों का उपयोग, छात्रों और अपने परिवार के बीच अच्छे संबंध को बढ़ावा देना होगा। इसके संबंध में इसके शिक्षण रणनीति लाभ जो है वे इस प्रकार है। वह अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं, क्योंकि वह अपनी कक्षा का निर्माण कर रहे हैं। यह अपनी स्वायत्तता विकसित करेगा। कौन? रणनीतियाँ। क्योंकि शिक्षक एक मात्र परामर्शदाता होगा जो प्रदर्शन करने के लिए संकेत प्रदान करेगा। वह अपने सिखाने में भी एक सक्रिय भूमिका निभाएगा, जबकि वह रट को भूल जाना समझता है। जो रटंत विद्या है उसको भूल जाना समझता है। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना, ये रणनीति जो है या स्ट्रेटजी जो है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित किस तरह से करती है? ऐसी कौन सी खास बातें हैं जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती है? कौन सी ऐसी बातें हैं छात्रों को सीखने के लिए, अधिगम करने के लिए प्रेरित करती है? यह बेहद और अहम सवाल है, बहुत कठिन सवाल है, जिसका जवाब जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि सीखने के लिए छात्रों को ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रेरित किया जा सके। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना एक मुश्किल काम है। बहुत से स्टूडेंट छात्र को पढ़ने के लिए कर रहे हैं, जल्दी पढ़ते नहीं हैं। ए बोलेंगे तो बी सुनेंगे, बी बोलेंगे तो सी सुनेंगे, जल्दी पढ़ने के लिए ध्यान नहीं देंगे। इसलिए कहा गया है कि ऐसी कौन सी बातें हैं जो छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती है? यह बेहद और अहम सवाल है, जिसका जवाब जानना इसलिए ज़रूरी है ताकि सीखने के लिए छात्रों को ज़्यादा बेहतर ढंग से प्रेरित किया जा सके। छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना एक मुश्किल काम है, क्योंकि आज के दौर में छात्रों के सामने बहुत सी चीज़ें हैं जो उनका ध्यान आकर्षित करती है। आज स्टूडेंट के सामने बहुत से ऐसे चीज़ें हैं जो सीखने में प्रेरित नहीं करती है, आकर्षित नहीं करती है। बच्चे भटक जाते हैं, स्टूडेंट का ध्यान इधर उधर भटक जाती है। स्कूल के समानांतर समाज का स्कूल चल रहा है, जिसमें बहुत सारे फैक्टर्स छात्रों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। समाज में बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं जो छात्रों को अपनी ओर खींचता है, पढ़ाई की ओर नहीं ले जाता है। ऐसे बहुत से फैक्टर हैं, छात्र उधर चले जाते हैं, उधर आकर्षित हो जाते हैं, पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। मगर छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना काफ़ी फायदेमंद है, लेकिन वो सीख नहीं रहे हैं, प्रेरित नहीं हो रहे हैं। हमें प्रेरित करना है, क्योंकि प्रेरित छात्र सीखने और क्लासरूम में भागीदारी के लिए ज़्यादा उत्सुक
होवे। छात्रों को प्रेरित करने वाली 10 महत्वपूर्ण हम बातें बताने जा रहे हैं। कौन ऐसे 10 महत्वपूर्ण बातें हैं जिससे छात्र स्टूडेंट जो है सीखने के लिए प्रेरित हो जाए। तो सबसे पहले है, पीछे थोड़ा ध्यान देंगे अच्छी तरह से। छात्रों को प्रेरित करने वाली 10 मुख्य और खास बातें। फर्स्ट है, छात्रों के स्तर के अनुरूप चुनौती रखें और उनको समाधान खोजने के लिए सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का अवसर दें। एक शिक्षक को कहा जाता है कि छात्रों के स्तर के अनुरूप, जिस स्तर के छात्र हैं, अगर वह कला के छात्र हैं या साइंस के छात्र हैं या जो भी सब्जेक्ट के छात्र हैं, उनके अनुरूप जो है चुनौती रखें कि हमको इनको ये सिखाना है या इनके बारे में हमको इनको प्रेरित करना है, और उनको समाधान खोजने के लिए सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का अवसर दें। जो छात्र सीखना नहीं चाहते हैं, उनको कौन सी ऐसी सामग्री लाई जाए जिससे वो प्रभावित हो जाए, तो उसके लिए प्रतिस्पर्धा का अवसर होना चाहिए। अपने क्लास की शुरुआत सवालों के साथ करें। एक शिक्षक को क्या काम है, अगर बच्चे प्रेरित नहीं हो रहे हैं सीखने के लिए, अधिगम के लिए, और हम रणनीति बना रहे हैं पढ़ाने के लिए कि कैसे, किस तरह के हम रणनीति बनाएं कि बच्चे अधिगम या सीखने के लिए तैयार हो जाए, तो इसके लिए अपने क्लास की शुरुआत सवालों के साथ करें। जब भी क्लास में घुसे, कहिए देश के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था, फट से बोलेगा। देश का प्रथम शिक्षा मंत्री कौन था, हमारे देश के या झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। बच्चा तुरंत सीखने के लिए प्रेरित हो, क्या क्वेश्चन किए, हाँ सर ये तो हम जानते हैं, ये तो मुझे याद है। ये सवाल सुन करके वो खुद या तुरंत प्रेरित हो जाएंगे अधिगम करने के लिए, सीखने के लिए। क्लास में घुसते ही अगर क्वेश्चन करेंगे। बच्चे आज जानते हैं, आपको एक सवाल पूछते हैं, स्टूडेंट आपको आज एक इजी सवाल पूछते हैं, स्टूडेंट सोचेंगे क्या लेकर के सवाल आए हैं, क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा इजी क्वेश्चन पूछेंगे, एकदम ट्रिक मार्क क्वेश्चन कि बच्चा बता देगा। बच्चा साइलेंट हो जाएगा, इधर उधर बैठे रहेंगे, सुनो ऐसे सभी अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड को, सबको प्रेरित करने के लिए वो खुद जो है सो सजग हो जाएंगे। देखो सर क्या बोलने जा रहे हैं। इस तरह से सवाल लेकर के अगर हम घुसेंगे, प्रवेश करेंगे क्लास में, बच्चे निश्चित तौर पर जो है प्रेरित हो जाएंगे अधिगम करने के लिए। सवालों का जवाब रटना बोरियत भरा होता है। ऐसा करके आप छात्रों की सीखने में रुचि को बरकरार रख सकते हैं। 1-2 क्वेश्चन और पूछ सकते हैं, छात्र इधर उधर भटके ना, एक ये नहीं क्वेश्चन कर दिए और उसका आंसर मिल गया और फिर हम जो है सब चुपचाप रह गए। उनको बरकरार रखिए। 1-2 क्वेश्चन और पूछिए, उसके बाद अपने टॉपिक पर आ जाइए, बोर्ड पर लिखिए टॉपिक को। बच्चे क्यों इधर उधर हल्ला करेंगे, क्यों इधर उधर होंगे, क्यों नहीं पढ़ने के लिए प्रेरित होंगे, हो जाएंगे। थर्ड में दिया है, छात्रों को अपने बेस्ट अनुभवों से आगे बढ़ने का अवसर और माहौल दें। ये खास बातें हैं कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को अपने बेस्ट अनुभवों से, उसका क्या सबसे अच्छा अनुभव है, उसके आगे बढ़ने का अवसर और माहौल दिया जाए, इन्वायरमेंट ऐसा दिया जाए, ऐसा वातावरण दिया जाए कि बच्चों में
अधिगम करने के लिए वो या बच्चे अधिगम करने के लिए प्रेरित हो जाए, ऐसा माहौल होना चाहिए। आगे छात्रों को ऐसे असाइनमेंट दे जो उनकी रुचि के साथ मेल खाते हो। असाइनमेंट या जो प्रोजेक्ट वर्क देते हैं बनाने के लिए, गृह कार्य करने के लिए भी देते हैं, प्रोजेक्ट वर्क करने के लिए देते हैं, तो ऐसा देना चाहिए कि उस बच्चा को ये मैच कर जाए कि हाँ ये इस लायक है बच्चा, इसको ऐसा प्रोजेक्ट दिया जाए। तो बना के दिखा देगा, उत्प्रेरित होगा। मान लिया जब भारत का मानचित्र बनाना है, भारत के मानचित्र बनाने के लिए सबको बोला गया, बहुत से ऐसे बच्चे जो भारत के मानचित्र नहीं बना पाते हैं, उनको दूसरा प्रोजेक्ट दिया जाए, एक कुर्सी का चित्र बनाने के लिए दिया जाए, और दूसरा प्रोजेक्ट दिया जाए जो वो बना सके। तो इससे क्या होगा, वो भी अधिगम करने में प्रेरित होगा। आगे है छात्रों को खुद करके सीखने का अनुभव दें। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बोर्ड पर हम बना लेते हैं चित्र, एक गाय का चित्र बनाना है, हम बना दिए, या एक साइकिल का चित्र बनाना है, हम बना दिए, और बोले समझ गए बच्चे, छात्र स्टूडेंट समझ गए, समझ में आ गया, जी सर आ गया समझ में। ऐसा नहीं, आप अगर बना दिए हैं, चाहे हम अगर बोर्ड पर बना दिए हैं, उसके बाद बच्चों को लाइए, आप बना के दिखाइए। आप जब बनाएंगे तो आपका अनुभव बढ़ेगा, आपका एक्सपीरियंस बनेगा। मान लिया फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं और क्वेश्चन आंसर हम अपने से लिखा रहे हैं, क्वेश्चन भी और आंसर भी, बच्चों से एक भी क्वेश्चन आंसर नहीं लिखवाए। फर्स्ट चैप्टर में 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन का आंसर हम ही बना दिए, या मैथ में 5 क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन सॉल्व हम ही कर दिए बोर्ड पर, और बच्चा एक भी नहीं सॉल्व किया अपने से, बच्चा का अनुभव नहीं बढ़ेगा। इसलिए मैथ में 5 क्वेश्चन अगर है तो कम से कम 2 क्वेश्चन बताइए और तीसरा क्वेश्चन बनाने दिए बच्चों को, वो बना देगा, उस फार्मूला से बना देगा, उसका अनुभव बढ़ जाएगा और पढ़ने के लिए प्रेरित भी हो जाएगा, सीख जाएगा, उसको मन में उत्साह आएगा, बोलेगा कि सर चौथा क्वेश्चन भी हम बना लें सर, तो बना लेगा। सब क्वेश्चन का आंसर अपने से नहीं देना चाहिए। तो यही कहा गया है कि छात्रों को खुद करके सीखना अनुभव दें, सीखने का अनुभव दें। आगे है छात्रों को एहसास दिलाएं कि आप बतौर शिक्षक उनकी परवाह करते रहें। छात्रों को एहसास दिलाएं, स्टूडेंट को, कि आप बतौर शिक्षक उनकी परवाह करते रहें, शिक्षक उस पर ध्यान देते रहें, उसकी परवाह करते रहें, ठीक से बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, गलत बना रहे हैं, जांच करते रहिए। आगे छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में व्यक्तिगत फीडबैक भी दें। मान लिया जाए कि मैथ में 5 क्वेश्चन दिए थे, 5 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन हम बना दिए और 3 क्वेश्चन बच्चा उसी फार्मूला से तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, 5 कंप्लीट हो गया। अब हम क्यों नहीं इसको फीडबैक दें, वाह कितना बढ़िया, अच्छा है, बना दिया, बच्चा क्यों नहीं प्रेरित होगा पढ़ने के लिए? होगा, पीछे से ध्यान देंगे। ठीक है। आगे है छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में व्यक्तिगत फीडबैक भी दें। छात्रों को स्थानीय परिवेश के साथ अपने ज्ञान और समझ को जोड़ने का अनुभव दें। छात्रों को स्थानीय परिवेश के साथ, जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जिस क्षेत्र में स्टूडेंट रहते हैं, उस जगह का या उस स्थानीय परिवेश के साथ अपने ज्ञान, वहाँ के बारे में ज्ञान
और समझ को जोड़ने का अनुभव दें। कुछ स्कूल में भी ज्ञान लें, स्कूल में तो ज्ञान लेना ही है, अपने घर अगल बगल आस पास पड़ोस से भी कुछ ज्ञान लें, तो वो पढ़ने के लिए, स्टूडेंट या छात्र पढ़ने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। आगे है, क्लासरूम में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने वाली रणनीति अपनाएं और छात्रों को सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। लिखा है, क्लासरूम में बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, क्लास में बच्चे पूर्ण रूप से कैसे भागीदारी ले, इसके लिए ऐसी रणनीति अपनाएं, ऐसा प्लान बनाएं कि बच्चे क्लास में सभी आ जाएं, अपसेट ना करें, अनुपस्थित न रहे। ऐसा प्लान बनाइए। ऐसा प्लान बनाने से बच्चे अनुपस्थित नहीं रहेंगे, 100% क्लास में बच्चे रहेंगे। और 100% अगर उपस्थिति रहेगी तो हम या शिक्षक जो भी अधिगम कराने के लिए गए, सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए गए हैं, तो सबको अनुभव हो जाएगा, कोई छूटेंगे नहीं, सब प्रेरित हो जाएंगे। आगे, किसी विषय की गहराई में उतरना छात्रों में एक रुचि का निर्माण करता है जो ज़्यादा अस्थायी होते हैं। इससे छात्र आगे भी सीखने के लिए तत्पर रहेंगे। अब है, छात्रों को लीडरशिप का अनुभव दें एक शिक्षक। ऐसा प्लान बनाइए, ऐसी रणनीति बनाइए कि छात्रों को लीडरशिप, एक लीडर, एक नेता का क्या जो है अनुभव होता है, क्लास में एक स्टूडेंट का अनुभव ऐसा हो जाएगा। ऐसा प्लान बनाइए, ऐसी रणनीति बनाइए कि क्लास में छात्रों को लीडरशिप का अनुभव मिल जाए। इसके लिए क्या करना है? जाहिर सी बात है कि प्रेरित छात्रों से भरी हुई एक क्लास को पढ़ाना एक शिक्षक के लिए आनंददायक होता है। जिस दिन देखते हैं ना कि 60 बच्चे हैं एक क्लास में, और 60 तो नहीं, कम से कम 58-57 बच्चे अगर उपस्थित हो गए तो उस दिन पढ़ाने में शिक्षक को कितना मजा लगता है। सोचता है कि एक शिक्षक सोचते हैं कि जो हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, इससे वो प्रेरित हो रहा है और उसको मन लग रहा है, इसलिए इतनी उपस्थिति है। और इतनी उपस्थिति है तो उनको और अच्छा लगेगा, पढ़ाने में आनंद लगेगा। साथ ही साथ इस क्लास रूम का माहौल छात्रों को आकर्षित करता है। उदाहरण के तौर पर उत्तर प्रदेश के एक इंटर कॉलेज में, उत्तर प्रदेश में एक इंटर कॉलेज है, अंग्रेजी की क्लास 8वीं घंटी में रखा गया। अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है उसका पीरियड जो है 8वीं पीरियड में रखा गया। क्लास होगी अंग्रेजी की 8वीं पीरियड में। यूपी में एक कॉलेज है, वहाँ के बारे में बता रहे हैं। तो इसलिए रखा गया था, क्यों 8वीं पीरियड में, 8वीं घंटी में अंग्रेजी के क्लास या अंग्रेजी सब्जेक्ट को क्यों 8वीं पीरियड में, लास्ट पीरियड में रखा गया? इसलिए कि अंग्रेजी पढ़ने में बच्चे ज़्यादा उत्साहित थे, और ज़्यादा उत्साहित थे तो पहले निकलेंगे नहीं। बहुत बच्चे, टिफिन हुआ, सर एक बेरा का छुट्टी दीजिएगा सर, हाफ टाइम का, चल गए। लेकिन अंतिम पीरियड में इसलिए दिया गया, सोचे कि हम तो अंग्रेजी पढ़ लिए, थोड़ा छुट्टी लेके चलते हैं,
लेकिन अंग्रेजी तो पढ़े नहीं, क्योंकि 8वीं पीरियड में है। 8वीं पीरियड आएगी तो अंग्रेजी की पढ़ाई होगी। तो इसलिए रखा गया ताकि सब लोग पढ़ सके। ताकि छात्र आखिरी क्लास तक स्कूल में रुके। इसलिए अंग्रेजी सब्जेक्ट की क्लास अंतिम पीरियड में रखा गया कि ताकि बच्चे पहले ना जाएं, लास्ट पीरियड तक रहें, रुकें, इसलिए रखा गया। अंग्रेजी के शिक्षक के पढ़ाने का तरीका और छात्रों के साथ बातचीत करने का तरीका ऐसा था कि सारे छात्र 8वीं घंटे का इंतजार करते थे। अंग्रेजी के जो शिक्षक थे उनकी पढ़ाने की कला, प्रैक्टिस, आइडिया और बातचीत करने का तरीका इतना बढ़िया अच्छा था कि बच्चे उसके चलते भी अंतिम पीरियड में रुके रहते थे। सर, लास्ट पीरियड में अंग्रेजी है, हम कहीं नहीं जाएंगे, अंग्रेजी पढ़ के ही जाएंगे। वो सर बहुत अच्छे अंग्रेजी पढ़ाते हैं ना, तो हमको दिमाग में आ जाता है, सब आ जाता है, अंग्रेजी पढ़ के ही जाएंगे। लास्ट पीरियड तक उनका रूम खचाखच भरा रहता था। और तो क्या बच्चे इंतजार करते थे कि कब सर आएंगे अंग्रेजी के शिक्षक। इस विषय में छात्रों की भागीदारी काफी अच्छी थी। हर छात्र को अपनी बात रखने और सवाल पूछने का मौका मिलता था। अंग्रेजी के पीरियड में हर छात्र को कुछ न कुछ सवाल करना पड़ता था। हर एक स्टूडेंट जो सो कुछ सवाल पूछते थे, अंग्रेजी के शिक्षक आंसर देते थे, उत्तर देते थे, बताते थे। बच्चे उनके आंसर, उनके जवाब को सुनकर गदगद हो जाते थे, याद हो जाता था। सबको मौका मिलता था सवाल पूछने का, सबको आंसर मिलता था। अपने एक आलेख में कैटरीना सेच वाट्स लिखती है, एक विद्वान है कैटरीना सेच वाट्स, लिखती है, शिक्षकों और शिक्षक प्रशिक्षक के बीच अक्सर इस मुद्दे पर बात होती है कि शिक्षा में सुधार कैसे करें। शिक्षक और शिक्षक प्रशिक्षण देने वाले, एक शिक्षक और दूसरे प्रशिक्षण देने वाले शिक्षक, दोनों में ये बातचीत होती थी कि हमेशा कि शिक्षा में सुधार कैसे किया जाए। क्लासरूम में सभी बच्चों तक कैसे पहुंचे शिक्षा, उनको कौन से कौशल सिखाए जाएं, पढ़ने के कौन कौन से तरीके सिखाए जाए, विधियां अपनाई जाए कि बच्चे अधिक सीखें। जिसकी ज़रूरत उनको कॉलेज या विश्वविद्यालय की पढ़ाई के दौरान पड़ेगी। सेकेंडरी लेवल पर बच्चों को कैसी या किस तरह की शिक्षा दी जाए, किस तरह से सिखाया जाए कि जब वह कॉलेज जाएंगे, यूनिवर्सिटी जाएंगे, तो उनको किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी ना उठाना पड़े। मगर यह सारी बात वयस्कों के बीच में ही होती है। वास्तव में किसी विचार का असली परीक्षण क्लासरूम में होता है। हालांकि ऐसा बहुत कम ही होता है कि जब हम छात्रों से पूछते हैं कि वे अपनी शिक्षा के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे शिक्षक हैं,
शिक्षक हैं जो छात्रों को बहुत कम पूछते हैं कि बाबू तुम किस लिए पढ़ते हो, आप क्यों पढ़ रहे हैं, आप शिक्षा ग्रहण क्यों कर रहे हैं। बहुत कम लोग पूछते हैं, और बहुत को पूछने वाले भी हैं कि बाबू तुम पढ़ करके क्या बनोगे, क्यों पढ़ रहे हो, तुम जो पढ़ रहे हो उससे खुश हो। ऐसे बहुत कम लोग पूछते हैं। ये आगे कैसे बढ़ेगा बदमाश। यहाँ बैठ तो बोले थे देखिए सर, हम लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के बारे में, सेकेंडरी लेवल पर। तो जूनियर सेशन जो है उससे पढ़ते 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 बच्चे आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 तक पहुंच गए, और 8 तक होता है माध्यमिक, और 8 के बाद 9 10 उच्च माध्यमिक। उच्च माध्यमिक आते आते बच्चे उच्च माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए उसमें जब स्टूडेंट आते हैं तो उनका या उनकी उम्र भी कुछ अधिक होती है। उस समय स्टूडेंट लगभग 15-16 साल के तो हो ही जाते हैं। उस समय उनकी अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। 12 से 18 के बीच में वो रहते हैं, किशोरावस्था। तो माध्यमिक स्तर तक आते आते विद्यार्थी क्या हो जाते हैं, किशोरावस्था में आ जाते हैं। और जब किशोरावस्था में आ चुका होता है तो उसमें सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने के साथ साथ आलोचनात्मक दृष्टि विकसित होने लगती है। बच्चे जब सेकेंडरी लेवल में पहुंच जाते हैं तो उसमें सोचने की शक्ति बढ़ जाती है, बोलने की शक्ति बढ़ जाती है, पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है, और लिखने में भी अच्छा या सुलेख लिखने लगते हैं। उनकी बचपना खत्म हो जाती है, उस समय आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, या उत्तरोत्तर उसकी बुद्धि में या बुद्धि की विकास होने लगती है। इस समय पढ़ने, लिखने, बोलने में थोड़ा तेज होते हैं। तो और किसी सब्जेक्ट पर या किसी भी टॉपिक को या टॉपिक पर आलोचना करने में भी सक्षम हो जाते हैं। आलोचना का मतलब सही है कि गलत है, या टॉपिक है क्या सही है कि गलत है, सर पढ़ा रहे हैं तो गलत है कि सही पढ़ा रहे हैं, वो भी आलोचना कर लेते हैं। इतना दिमाग हो जाता है या उनकी बुद्धि में विकास हो जाता है।
भाषा के सौंदर्यात्मक पक्ष, कथात्मकता, गीतात्मकता, अखबारी समझ, शब्द शक्तियों की समझ, राजनैतिक एवं सामाजिक चेतना का विकास, स्वयं की अस्मिता का संदर्भ और आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त भाषा प्रयोग, शब्दों का सुचिंतित प्रयोग, भाषा की नियमबद्ध प्रकृति आदि से विद्यार्थी परिचित हो जाता है। जितना भी मैंने बोला अभी, सेकेंडरी लेवल पहुँचते पहुँचते स्टूडेंट जो है समझ जाते हैं भाषा के बारे में, भाषा के सौंदर्यता के बारे में, अखबारी समझ, अखबार में क्या लिखा हुआ है, चाहे वह इंग्लिश का हो चाहे हिंदी का हो, वो अखबार पढ़ते हैं उनको समझ में आ जाता है। और राजनीतिक क्षेत्र भी, राजनीतिक क्या है, राजनीति क्या है, उनको राजनीति के बारे में भी समझ में आने लगती है। समाज क्या है, समाज के बारे में भी उनको समझ में आने लगता है। क्यों? क्योंकि उनकी बुद्धि अब विकसित हो रही है, उत्तरोत्तर बढ़ रही है, हर एक क्षेत्र में उनकी सोचनीय शक्ति बढ़ रही है। इतना ही नहीं, वह विविध विधाओं और अभिव्यक्ति की और शैलियों से भी परिचित हो चुका होता है। अब विद्यार्थी की दृष्टि आस पड़ोस, राज्य, देश की सीमा को लांघते हुए वैश्विक क्षितिज तक फैल जाती है। यानी स्टूडेंट जो है इस लेवल में आते आते क्या होते हैं कि आस पड़ोस, राज्य से देश और देश की सीमा को लांघते हुए, यानी इतने ऊंचे लांघते हुए जो है, आते हुए जो है वैश्विक क्षितिज तक पहुंच जाते हैं। पूरे विश्व लेवल पर उनको समझ में आने लगता है। इन बच्चों की दुनिया में समाचार, खेल, फिल्म तथा अन्य कलाओं के साथ साथ पत्र पत्रिकाएं और अलग अलग तरह की किताबें भी प्रवेश पा चुकी होती है। इसमें बहुत तरह के खेल कूद के बारे में, किताबों के बारे में, फिल्म, समाचार आदि के बारे में उनको जानकारी हो जाती है। होगा ना, नहीं घुरा रहे समझे इसको। इसको उठाने से होगा ना, चक्रिया को चक्रिया को पीछे करिएगा। मैटर ज़्यादा है, टाइम कम है आपके पास। अच्छा। इस पाठ्यक्रम के अध्ययन से क्या लाभ, क्या फायदा, क्या हानि, देखते हैं आगे। विद्यार्थी अगले स्तरों पर अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुरूप हिंदी की पढ़ाई कर सकेंगे। हिंदी की पढ़ाई अपने रुचि के अनुसार कर सकेंगे तथा हिंदी में बोलने और लिखने में भी सक्षम हो सकेंगे। अपनी भाषा दक्षता के चलते उच्चतर माध्यमिक स्तर पर विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और अन्य पाठ्यक्रमों के साथ सहज संबद्धता, जिसको अंतर संबंध कहते हैं, स्थापित कर सकेंगे। दैनिक जीवन व्यवहार के विविध क्षेत्रों में हिंदी के औपचारिक चाहे अनौपचारिक उपयोग की दक्षता कर सकेंगे। भाषा प्रयोग के परंपरागत तौर तरीकों एवं विधाओं की जानकारी एवं उनके समसामयिक संदर्भों की समझ विकसित कर सकेंगे। हिंदी भाषा में दक्षता का इस्तेमाल हुए अन्य भाषा संरचनाओं की समझ विकसित करने के लिए कर सकेंगे। आगे है
कक्षा 9वीं एवं 10वीं में मातृभाषा के रूप में हिंदी शिक्षण के उद्देश्य, हिंदी शिक्षण के उद्देश्य किस क्लास में? 9वीं और 10वीं क्लास, 9th एंड 10th के लिए है, यानी उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। तो इसके लिए इसका क्या उद्देश्य है भाषा शिक्षण हिंदी का? दिया है कक्षा 8वीं तक अर्जित भाषिक कौशलों, उसमें क्या क्या सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये उत्तरोत्तर विकास होता है। सृजनात्मक साहित्य के आलोचनात्मक आस्वाद की क्षमता का विकास भी 9th 10th क्लास में होता है। स्वतंत्र और मौखिक रूप से अपने विचारों की अभिव्यक्ति का विकास भी होता है। इसका उद्देश्य है ज्ञान के विभिन्न अनुशासनों के विमर्श की भाषा के रूप में हिंदी की विशिष्ट प्रकृति एवं क्षमता का बोध कराना उद्देश्य है इसका। साहित्य के प्रभावकारी क्षमता का उपयोग करते हुए सभी प्रकार की विविधताओं जैसे राष्ट्रीयता, धर्म, लिंग एवं भाषा के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील रवैये का विकास होता है। ये भाषा शिक्षण हिंदी के उद्देश्य है। भारतीय भाषाओं एवं विदेशी भाषाओं की सांस्कृतिक विविधता से भी परिचित होते हैं। व्यावहारिक और दैनिक जीवन में विविध अभिव्यक्तियों की मौखिक व लिखित क्षमता का भी विकास होता है। संचार माध्यमों, उसमें प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक में प्रयुक्त हिंदी की प्रकृति से अवगत कराना और नवीन भाषा प्रयोग करने की क्षमता से भी परिचित होते हैं। विश्लेषण और तर्क क्षमता का भी विकास होता है। तर्क देने की क्षमता, व्याख्यान देने की क्षमता इसमें विकसित होता है। भावाभिव्यक्ति क्षमताओं का उत्तरोत्तर धीरे धीरे विकास होता है। मतभेद, विरोध और टकराव की परिस्थितियों में भी भाषा को संवेदनशील और तर्कपूर्ण इस्तेमाल से शांतिपूर्ण संवाद की क्षमता का भी विकास होता है। भाषा की समावेशी और बहुभाषिक प्रकृति की समझ का विकास करना। आगे हम लोग देखते हैं कि शिक्षण युक्तियाँ, शिक्षण के उपाय, युक्तियाँ क्या क्या हैं। माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापक की भूमिका उच्च वातावरण के निर्माण में सहायक होनी चाहिए। माध्यमिक स्तर पर या माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापक जो है या शिक्षक की भूमिका उचित वातावरण के निर्माण में सहायक होनी चाहिए। भाषा और साहित्य की पढ़ाई में इस बात पर ध्यान देने की बहुत ज़रूरत होगी। क्या ज़रूरत होगी कि विद्यार्थी द्वारा की जा रही गलतियों को भाषा के विकास के अनिवार्य चरण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी अबाध रूप से बिना झिझक के लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति करने में उत्साह का अनुभव करें। विद्यार्थियों पर शुद्धि का ऐसा दबाव नहीं होना चाहिए कि वे तनावग्रस्त माहौल में पड़ जाएं। कभी कभी बच्चे बहुत अशुद्ध लिखते हैं, डिक्टेशन लिखा रहे हैं, बहुत से अशुद्ध लिखे हैं, ऐसा डांट देते हैं कि उनके थोड़ा सा मन में दुख आ जाता है, प्रभाव पड़ जाता है। तो उतना प्रभाव पड़ने का मतलब कहीं वो तनावग्रस्त हो गए, तो उतना डांट नहीं होना चाहिए। उन्हें भाषा के सहज, कारगर और रचनात्मक
रूपों से इस तरह परिचित कराना उचित है कि वे स्वयं सहज रूप से भाषा का सृजन कर सके। उनको अच्छी तरह से भाषा जो है, जो हिंदी पढ़ रहा है उनको समझाना चाहिए, उनको गलत इफेक्ट ना पड़े। विद्यार्थी स्वतंत्र और अबाध रूप से लिखित और मौखिक अभिव्यक्ति करें। विद्यार्थियों को क्या कर्तव्य है? स्वतंत्र और अबाध रूप से, किसी दबाव में नहीं, लिखित और मौखिक रूप से उसका अध्ययन करें। अधिगम बाधित होने पर अध्यापक अध्यापन शैली में परिवर्तन करें। अगर देख रहे हैं कि अधिगम कराने में, सिखाने में, पढ़ाने में बाधित हो रहा है, बच्चों को बाधित हो रही है, तो शिक्षक को चाहिए, क्या चाहिए कि कुछ दूसरा शैली या अलग से कुछ दूसरी शैली में उनको बताया जाए। ऐसे शिक्षण विधियों की पहचान की जाए जिससे कक्षा में विद्यार्थी निरंतर सक्रिय भागीदारी करें और अध्यापक भी इस प्रक्रिया में उनका साथी बने। तो कहा जा रहा है कि ऐसे शिक्षण बिंदुओं की पहचान की जाए। शिक्षण बिंदु ऐसे ऐसे क्या क्या हैं उनको पहचानिए और पहचान करके विद्यार्थियों को निरंतर सक्रिय भागीदारी उसमें करें, बताया जाए बच्चों को, और अध्यापक जो है इस प्रक्रिया में उनका साथ दें, सहयोगी बने। नहीं बढ़ रहा है। थोड़ा इसको काट के आगे चलते हैं, इसको काट के आगे चलते हैं। अच्छा ठीक। आप समझाइए, कमजोर पड़ गए। हर आगे है, हर भाषा का अपना व्याकरण होता है, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, चाहे उर्दू हो या खोरठा हो, चाहे हिंदी हो, सबका अलग अलग व्याकरण होता है। भाषा की इस प्रकृति की पहचान कराने में परिवेशगत और पाठगत संदर्भों का ही प्रयोग करना चाहिए। जो उचित हो, जो है उसी का प्रयोग करना चाहिए। यह पूरी प्रक्रिया ऐसी होनी चाहिए कि विद्यार्थी स्वयं को शोधकर्ता समझे तथा अध्यापक इसमें केवल निर्देश करें। हिंदी में क्षेत्रीय प्रयोगों, अन्य भाषाओं के प्रयोगों के उदाहरण से यह बात स्पष्ट की जा सकती है कि भाषा अलगाव में नहीं बनती है और उसका परिवेश अनिवार्य रूप से बहुभाषिक होता है। भिन्न क्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री का इस्तेमाल किया जाए। अच्छी जो सामग्री हो, उपयुक्त सामग्री उसका जो है इस्तेमाल किया जाए तथा किसी भी प्रकार से उन्हें अन्य विद्यार्थियों से कमतर या अलग ना समझाया जाए। अलग ना समझे, सब बराबर, समानता देखा जाए। कक्षा में अध्यापक को हर प्रकार की विविधताओं जैसे लिंग, धर्म, जाति, वर्ग के प्रति सकारात्मक और संवेदनशील वातावरण निर्माण करना चाहिए। कक्षा में ये नहीं कि आप इस जाति के हैं, आप उस लिंग का है, आप उस धर्म के हैं, ऐसा नहीं। सबके साथ समानता का व्यवहार एक शिक्षक को करना चाहिए। कक्षा में अध्यापक को हर प्रकार की काव्य भाषा के मर्म से विद्यार्थी का परिचय कराने के लिए जरूरी होगा कि किताबों में आए काव्यांशों की लयबद्ध प्रस्तुतियों के ऑडियो वीडियो कैसेट तैयार की जाए। जैसे अगर कक्षा में जो है हम ले रहे हैं हिंदी की कक्षा और उसमें आ जाए काव्यांश, कविता की एक अंश, तो उसका भी परिचय कराना चाहिए। और वो अगर काव्यांश है उसको लयबद्ध से, लयबद्ध यानी राग से, कहाँ पर तुक शब्द आएगा,
कहाँ पर लय शब्द आएगा या लय से बोलेंगे उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए ऑडियो वीडियो। सर समझाइए मत, आप लोग पढ़ते रहिए। उसके बाद दिया हुआ है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण, इसको कहते हैं एनसीईआरटी, द्वारा उपलब्ध कराए गए अधिगम प्रतिफल या सीखने सिखाने की प्रक्रिया जो इस पाठ्यक्रम के साथ संलग्न के रूप में उपलब्ध है, को शिक्षक द्वारा क्षमता आधारित शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अनिवार्य रूप से इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। हाँ, आप अपना पढ़िए, उधर छोड़ दीजिए, हम लोग उधर बढ़ा लेते हैं। जहाँ पे जो आगे बढ़ा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के विभिन्न संगठनों तथा स्वतंत्र निर्माताओं द्वारा उपलब्ध कराए गए अन्य कार्यक्रम, इसमें ई सामग्री, वृत्त चित्रों और फीचर फिल्मों को शिक्षण सामग्री के तौर पर इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। इसके प्रदर्शन के क्रम में इन पर लगातार बातचीत के जरिए सिनेमा के माध्यम से भाषा के प्रयोग की विशिष्टता की पहचान कराई जा सकती है और हिंदी की लगातार छटा दिखाई जा सकती है। अगला है, कक्षा में सिर्फ पाठ्यपुस्तक की उपस्थिति से बेहतर होगा कि शिक्षक के साथ हमें तरह तरह की पाठ्य सामग्री को विद्यार्थी देखें और कक्षा में अलग अलग मौक़ों पर शिक्षक उनका इस्तेमाल करें। आगे है, लगातार भाषा लगातार ग्रहण करने की क्रिया में बनती है। इसे प्रदर्शित करने का एक तरीका यह भी है कि शिक्षक खुद यह सिखा सके कि वे भी शब्दकोश या साहित्य कोश संदर्भ ग्रंथ की लगातार मदद ले रहे हैं। इससे विद्यार्थियों में इनके इस्तेमाल करने को लेकर तत्परता बढ़ेगी। अनुमान के आधार पर निकटतम अर्थ तक पहुंचकर संतुष्ट होने की जगह वे सटीक अर्थ की खोज करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे शब्दों की अलग अलग रंगत का पता चलेगा। वे शब्दों के सूक्ष्म अंतर के प्रति और सजग हो पाएंगे। आगे है, श्रवण और वाचन, मौखिक बोलना जिसको कहते हैं। श्रवण में वाचन संबंधी योग्यताएं। सबसे पहले है श्रवण। श्रवण में होता है सुनना, सुनने की कुशलता या कौशल सेकेंडरी लेवल पर। तो सुनना क्या है, श्रवण विधि क्या है? वर्णित या पठित सामग्री, वार्ता। श्रवण में क्या क्या आते हैं? पठित सामग्री, कोई पढ़ने वाली कोई सामग्री हो, साधन हो। और वार्ता, बातचीत, भाषण, भाषण भी इसी में आएगा। परिचर्चा इसी में, वार्तालाप, वाद विवाद, कविता पाठ आदि का सुनकर अर्थ ग्रहण करना, मूल्यांकन करना और अभिव्यक्ति के ढंग को जानना। चलिए पढ़िए। वक्तव्य के भाव, विनोद व उसमें निहित संदेश, व्यंग्य आदि को समझाना, ये श्रवण में आएगा। फिर है, वैचारिक मतभेद होने पर भी वक्ता की बात को ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक एवं शिष्टता अनुकूल प्रकार से सुनना व वक्ता के दृष्टिकोण को समझना, ये श्रवण में ही आएगा। फिर है, ज्ञानार्जन, मनोरंजन व प्रेरणा ग्रहण करने हेतु सुनना, इसी में आएगा। वक्तव्य का आलोचनात्मक विश्लेषण करना एवं सुनकर उसका सार ग्रहण करना श्रवण विधि में ही आएगा। आगे, श्रवण, सुनना, वचन बोलना का परीक्षण, यानी श्रवण और वाचन जो है उसका परीक्षण कैसे करते हैं, इसके लिए 5 नंबर 5 मार्क्स दिया जाता है। 2.5 नंबर का श्रवण और 2.5 नंबर का वाचन। वाचन माने बोलना।
परीक्षक किसी प्रासंगिक विषय पर एक अनुच्छेद का स्पष्ट वाचन करेगा। ठीक है, अनुच्छेद तथ्यात्मक या सुझात्मक हो सकता है। अनुच्छेद लगभग 100 से 150 शब्दों का होना चाहिए। हिंदी में एक अनुच्छेद लिखने के लिए दिया जाता है तो 100 या 150 का होता है, उसमें 2.5 नंबर का ये है। और इसके बाद है परीक्षक 1 या 2 मिनट का श्रव्य अंश क्या करेंगे, 1 या 2 मिनट का ऑडियो सुनाएंगे और अंश रोचक होना चाहिए। इस ऑडियो का कथ्य घटनापूर्ण एवं स्पष्ट होनी चाहिए। वाचक का उच्चारण शुद्ध, स्पष्ट एवं विराम चिन्हों के उचित प्रयोग सहित होना चाहिए। विराम चिन्ह भी देते जाना चाहिए, कहाँ कॉमा लगेगा, कहाँ पूर्ण विराम लगेगा, क्वेश्चन मार्कर लगेगा, ये सब का प्रयोग करते जाना चाहिए। वाचक का उच्चारण, आपको उच्चारण परीक्षण के टाइम पे उच्चारण जो करेंगे उसमें आपको विराम चिन्ह बोलना नहीं है, विराम चिन्हों का प्रयोग करना। जैसे जहाँ थोड़ा सा रुक जाना, हाँ, आप विराम में रुकिए, हाँ, जहाँ पूरा रूप से रुक जाएंगे वहाँ पर पूर्ण विराम। बोलना नहीं है तो तुम लगाओ, बाकी बच्चे खुद से महसूस करके उस चीज़ों को लगाए। उस समय विद्यार्थी क्या करेंगे, परीक्षार्थी देखना है। परीक्षार्थी ध्यानपूर्वक परीक्षा या ऑडियो क्लिप को सुनने के पश्चात यानी उसके बाद परीक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों का अपनी समझ से मौखिक उत्तर देंगे, मौखिक ऑरली देंगे उत्तर। ठीक है, आगे है कौशलों के मूल्यांकन का आधार। इसमें श्रवण यानी सुनना और दूसरा है वाचन यानी बोलना। विद्यार्थी में सबसे पहले हम लोग श्रवण में देखेंगे, उसके बाद वाचन में। विद्यार्थी में परिचित संदर्भों में प्रयुक्त शब्दों और पदों को समझने की सामान्य योग्यता है। और इसमें हम लोग देखेंगे वाचन में विद्यार्थी केवल अलग अलग शब्दों और पदों के प्रयोग की योग्यता प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, श्रवण में छोटे सुसंबद्ध कथनों को परिचित संदर्भों में समझने की योग्यता है। और वाचन में देखेंगे परिचित संदर्भों में केवल छोटे सुसंबद्ध कथनों का सीमित शुद्धता से प्रयोग करता है। थर्ड में श्रवण में देखेंगे परिचित या अपरिचित दोनों संदर्भों में कथित सूचना को स्पष्ट समझने की योग्यता है। और वाचन में क्या हो जाएगा कि अपेक्षित दीर्घ भाषण में जटिल कथनों के प्रयोग की योग्यता प्रदर्शित करता है। फोर में श्रवण में देखेंगे दीर्घ कथनों की श्रृंखला को पर्याप्त शुद्धता से समझता है और निष्कर्ष निकाल सकता है। और वाचन में है अपरिचित स्थितियों में विचारों को तार्किक ढंग से संगठित कर धारा प्रवाह रूप में प्रस्तुत कर सकता है। लास्ट में दिया है 5 में श्रवण में जटिल कथनों के विचार बिंदुओं को समझने की योग्यता प्रदर्शित करता है। वाचन में इसका हो जाएगा उद्देश्य और श्रोता के लिए उपयुक्त शैली को अपना सकता है। टिप्पणी में दिया हुआ है परीक्षण से पूर्व परीक्षार्थी को तैयारी के लिए कुछ समय दिया जाए। तैयारी के लिए विवरणात्मक भाषा में वर्तमान काल का प्रयोग अपेक्षित है, यानी दे सकते हैं। वर्तमान काल में लिख सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। और है निर्धारित विषय परीक्षार्थियों के अनुभव संसार के हो, जैसे कोई चुटकुला या हास्य प्रसंग सुनाना, हाल में पढ़ी पुस्तक या देखे गए सिनेमा की कहानी सुनाना। इसमें जब परीक्षार्थी बोलना प्रारंभ करे
तो परीक्षक कम से कम हस्तक्षेप करें, ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना है, उनको थोड़ा बोलने दीजिए, मौका दीजिए। फिर है आगे हम लोग देखेंगे पठन कौशल। पठन कौशल में देखेंगे सेकेंडरी लेवल पर सरसरी दृष्टि से पढ़कर पाठ को केंद्रीय विचार ग्रहण करना। सरसरी विधि में जल्दी जल्दी पढ़ लेना। एकाग्रचित हो, एक अभिष्ट गति के साथ मौन पठन करना, साइलेंट रीडिंग का प्रयोग करना। भाषा, विचार एवं शैली की सराहना करना। साहित्य के प्रति अभिरुचि का विकास करना, साहित्य में क्या अभिरुचि है उसका विकास करना। साहित्य की विभिन्न विधाओं की प्रकृति के अनुसार पठन कौशल का विकास करना, ये भी होगा। संदर्भ के अनुसार शब्दों के अर्थ भेदों की पहचान करना। सक्रिय जो व्यवहार उपयोगी हो, शब्द भंडार की वृद्धि करना। पठित सामग्री के विभिन्न अंशों का परस्पर संबंध समझना। पठित अनुच्छेदों के शीर्षक एवं उप शीर्षक देना, शीर्षक और उसके अलावा उप शीर्षक देना। कविता के प्रमुख उपादान जैसे, उपादान में कौन कौन सा आएंगे? लय, तुक, गति, यति, बालाघात से परिचित कराना। तुक शब्द जैसे मछली जल की रानी है, उसका जीवन पानी, ये तुक शब्द आ गया। इसको लय से गाएंगे। लय कैसे होगा, उस लय का प्रयोग करेंगे। लेखन कौशल, नहीं हो रहा है सर। ठीक कर दिया, लेफ्ट टिक करिए, आगे बढ़िए। लेखन कौशल, लेखन में किस तरह से पठन, अभी हम लोग पढ़े हैं पठन कौशल, अब होता है लेखन कौशल, लिखने की कुशलता। लिपि के मान्य रूप को, लिपि के मान्य रूप का ही व्यवहार करना। जो लिपि को माना गया है, चाहे देवनागरी लिपि हो, चाहे रोमन लिपि हो, चाहे जो भी लिपि हो, उसी को लेकर के चलेंगे। विराम चिन्हों का उपयुक्त प्रयोग करना। विराम चिन्ह अभी जैसे अभी हम लोग देखे थे कि वो कॉमा, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक कहाँ लगेगा, उसका भी प्रयोग करते जाना है। लेखन में, लेखन प्रभावपूर्ण भाषा तथा लेखन शैली का स्वाभाविक रूप से इसका भी प्रयोग होना चाहिए। उसके बाद उपयुक्त अनुच्छेदों में बांट कर लिखना। उपयुक्त अनुच्छेद को बांट कर, कितना लिखना है हमें, उसको बांट करके लिखना चाहिए। इसके बाद प्रार्थना पत्र, प्रार्थना पत्र के बारे में जानते हैं। और निमंत्रण पत्र, किन्हीं को निमंत्रण देते हैं, करते हैं। बधाई पत्र भी होता है। संवेदना पत्र भी होता है। उसके बाद ईमेल, आदेश पत्र, एसएमएस आदि लिखना और विविध प्रपत्रों को भरना लेखन में आता है। लेखन कौशल में विविध स्रोतों से आवश्यक सामग्री एकत्र कर अभिष्ट विषय पर निबंध भी लिखना। कोई ऐसी सामग्री हो जिस पर हम निबंध भी लिख सकते हैं, ऐसे राइटिंग। उसके बाद है देखी हुई घटनाओं का वर्णन करना और उन पर अपनी प्रतिक्रिया देना। कोई घटना अगर देखे हैं तो उस पर वर्णन करना और अपनी प्रतिक्रिया देना। हिंदी की एक विधा से दूसरी विधा में रूपांतरित या रूपांतर करने का कौशल होना चाहिए। समारोह और गोष्ठियों की सूचना और प्रतिवेदन तैयार करना। कोई समारोह, कोई फंक्शन हो या कोई गुरुगोष्ठी हो या कोई प्रतिवेदन हो, उसका भी तैयार करना लेखन कौशल में आता है।
सार संक्षेपीकरण यानी विस्तारीकरण और संक्षेपीकरण एवं भावार्थ लिखना लेखन कला में आता है। गद्य एवं पद्य अवतरणों की व्याख्या लिखना। गद्य हो यानी कहानी हो, या पद्य या दोहा हो, कविता हो, उसकी भी व्याख्या लिखना। स्वानुभूत विचारों और भावनाओं को स्पष्ट, सहज और प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करना। क्रमबद्धता और प्रकरण की एकता बनाए रखना लेखन विधि में, लेखन कौशल में। लिखने में मौलिकता और सृजनात्मकता लाना लेखन कौशल में आता है। इसके बाद रचनात्मक अभिव्यक्ति। रचनात्मक अभिव्यक्ति में अनुच्छेद लेखन। हिंदी में 100 से लेकर 150 शब्दों में अनुच्छेद लिखा जाता है। 10th क्लास या 9th क्लास के हिंदी ग्रामर में आप देखे होंगे, उसमें एक अनुच्छेद लिखने के लिए दिया गया है, 5 नंबर का आता है। तो वह अनुच्छेद कैसा होना चाहिए? तो पूर्णतः संबंधित विषय के सभी पक्षों को अनुच्छेद के सीमित आकार में संयोजित करना। लिखते समय अनुच्छेद को क्रमबद्धता, इसमें विचारों को क्रमबद्ध एवं तर्क संगत विधि से प्रकट करना चाहिए अनुच्छेद लिखते समय। विषय केंद्रित, इसमें है प्रारंभ से अंत तक, शुरू से लास्ट तक, अंत तक अनुच्छेद का एक सूत्र में बंधा होना चाहिए, एक ही सूत्र में। समासिकता, इसमें है सीमित शब्दों में यथासंभव पूरी बात कहने का प्रयास, यानी एकदम शॉर्ट में जो है अनुच्छेद लिखते समय शॉर्ट में लिखना चाहिए। जो कहने का मतलब है उतने ही में लिखना चाहिए, 100 से 150 शब्दों में। अनावश्यक बातें न करके केवल विषय संबंध वर्णन विवेचन करना चाहिए, ये अनुच्छेद लेखन में। आगे है पत्र लेखन। पत्र लेखन हमें किस तरह से लिखना चाहिए पत्र लेखन में? तो इसके लिए अनौपचारिक पत्र विचार विमर्श का जरिया, जिसमें मैत्रीपूर्ण भावना निहित, सरलता, संक्षिप्त और सादगी के साथ लेखन शैली। आप जानते हैं कि पत्र 2 तरह होते हैं, औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। तो औपचारिक पत्र जो उस दिन भी हम बताए थे एक दिन, कि कार्यालयों में जो पत्र लिख करके देते हैं वो हो गया औपचारिक पत्र। और संगीत संबंधियों के बीच, भाई बहन, माता पिता के पास हम पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र कहलाता है। तो लिखा है कि अनौपचारिक पत्र विचार विमर्श का जरिया, जिनमें मैत्रीपूर्ण भावना निहित, सरलता, संक्षिप्त और सादगी के साथ लेखन शैली होनी चाहिए। उसके बाद औपचारिक। औपचारिक पत्रों द्वारा दैनंदिनी यानी दैनिक जिसको कहेंगे, जीवन की विभिन्न स्थितियों में कार्य, व्यापार, संवाद, परामर्श, अनुरोध तथा सुझाव के लिए प्रभावी एवं स्पष्ट संप्रेषण क्षमता का विकास होता है। सरल और बोलचाल की भाषा शैली। सरल और बोलचाल की भाषा शैली, उपयुक्त सटीक शब्दों के प्रयोग, सीधे साधे ढंग से स्पष्ट और प्रत्यक्ष बात की प्रस्तुति होनी चाहिए लिखते समय पत्र लेखन में। उसके बाद है प्रारूप की आवश्यक औपचारिकताओं के साथ सुस्पष्ट, सुलझे और क्रमबद्ध विचार, आवश्यक तथ्य, संक्षेप और संपूर्णता के साथ प्रभावान्वित विधि। इसके बाद है विज्ञापन लेखन। 10th क्लास के सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन आता है विज्ञापन लेखन, और ग्रामर बुक में भी आप देखे होंगे कि एक विज्ञापन चैप्टर दिया हुआ, एडवर्टाइज चैप्टर।
तो ये एडवर्टाइज जो है किस तरह से, एक विज्ञापन जो है किस तरह से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कितने शब्दों में होना चाहिए, लिखने की शैली क्या होनी चाहिए, है ना। हम जब कभी यात्रा में निकलते हैं या कहीं जाते हैं, चौक चौराहों में तरह तरह के विज्ञापनों को देखते हैं और आकर्षित होते हैं और मन में यह भावना जगती है कि मैं भी इस वस्तु को खरीदता, बहुत अच्छा है। तो देखेंगे कि कैसा विज्ञापन होना चाहिए। आप 10th क्लास में अच्छा तरह से उसमें समझाया भी गया है और अभी दिया है कि विज्ञापित वस्तु के लिए विशिष्ट गुणों का उल्लेख, जिस वस्तु का हम विज्ञापन निकाल रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, एडवर्टाइज कर रहे हैं, वह गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए। ये नहीं कि कोई गुण नहीं है और एडवर्टाइज कर दिए, उपभोक्ता लिया, 2 दिन नहीं चला, खत्म हो गया। आकर्षक लेखन शैली। और जब हम विज्ञापन तैयार करते हैं कॉपी में, तो लेखन शैली कैसी होनी चाहिए? आकर्षक, रंगीन। अगर हमारे पास स्केच पेन है तो कोई जिस वस्तु का हमें विज्ञापन करना है उसका जो है सब फिगर बनाएंगे तो अच्छी तरह से बनाना, आकर्षक बनाना चाहिए। लिखने का ढंग भी आकर्षक होना चाहिए। आगे दिया प्रस्तुति में नयापन, वर्तमान से जुड़ाव तथा दूसरों से भिन्नता। यानी नयापन, विज्ञापन नयापन होना चाहिए। पुराना ने बहुत दिन से क्या चलते आया, निरमा वॉशिंग पाउडर, वो नहीं चलेगा, अब नया निरमा आ गया, उसका प्रचार कराना चाहिए, उसका विज्ञापन आप कॉपी पे बनाइए। तो नयापन होना चाहिए और वर्तमान का होना चाहिए, वर्तमान से जुड़ा होना चाहिए। आगे है विज्ञापन लेखन में बॉक्स, चित्र अथवा रंग का प्रयोग अनिवार्य है। हम पढ़ा रहे थे विज्ञापन एक बार, तो बताए थे कि जो ये स्क्रीन देख रहे हैं ऐसा ही बॉक्स, बोले थे कि ऐसा ही बॉक्स बनाइए, कोने में स्टार का चिन्ह बनाइए, स्टार लिख दीजिए, इसमें स्लोगन लिखिए और बीच में हेडलाइन ऊपर में दीजिए, बीच में फिगर बनाइए, ऐसा बोले थे। लेकिन कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि बॉक्स का फिगर नहीं बनाया, उसके पास स्केच पेन नहीं है, पेन से ही या पेंसिल से ही बना दिया, मार्क्स मिल जाते हैं। कॉपी चेक करने के लिए हम लोग जाते हैं एवेल्यूशन में, एचई को दिखाते हैं, एक सेकंड, एचई को दिखाते हैं कि सर या मैडम देखिए ना एकदम पूरा फीका लग रहा है, बोला बच्चा बनाया है ना, दे दीजिए नंबर, तो उसको नंबर मिल जाता। संवाद लेखन, क्लास 9th में दिया हुआ संवाद लेखन कि एक रोगी और एक डॉक्टर के बीच में किस तरह का संवाद होना चाहिए, या प्रधानाचार्य और एक छात्र के बीच किस तरह से संवाद होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। वो अगर हम लिखेंगे कॉपी में तो किस ढंग से लिखेंगे, इसके लिए 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच होने वाले वार्तालाप या बातचीत विषय काल्पनिक या किसी वार्ता को सुनकर, कोई वार्ता उसको सुन करके यथार्थ पर यानी एकदम सत्यता पर आधारित संवाद लेखन की रचनात्मक शक्ति का विकास, जिसमें कहानी, नाटक, फिल्म और टीवी सीरियल से ले सकते हैं। फिल्म देख रहे हैं किस तरह से नायक नायिका बोल रहे हैं, उनके भाषा को लीजिए, उनके लिखने बोलने की शैली को लीजिए, लिखिए कैसे बोल रहे हैं। या एक पेशेंट हॉस्पिटल गए, डॉक्टर से किस तरह से बात कर रहे हैं, उसकी उस शैली में लिखना है। 9th क्लास में बताया गया था ऐसा ही, 9th क्लास में पढ़ना भी है, 5 नंबर का या 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है। लघु कथा लेखन, एक है लघु कथा लेखन। लघु कथा लेखन शॉर्ट स्टोरी, छोटा एकदम छोटी कहानी लिखना हो तो किस तरह से लिखना चाहिए, उसकी भाषा शैली कैसी होनी चाहिए, लिखावट कैसी होनी चाहिए। लॉन्ग स्टोरी नहीं, शॉर्ट स्टोरी, लघु कथा, उसमें क्या दिया है, उसमें लिखते समय निरंतरता होनी चाहिए और कथ्यात्मकता होनी चाहिए, प्रभावी संवाद होना चाहिए और पात्रानुकूल संवाद, उसमें जो पात्र है उसका संवाद
उसके अनुकूल होना चाहिए। उसके बाद रचनात्मकता, कल्पना शक्ति का उपयोग और जिज्ञासा एवं रोचकता होनी चाहिए। आगे है एक संदेश लेखन। क्लास 10 में पिछले बार पढ़ाए थे एक बार संदेश लेखन। संदेश लेखन कैसे लिखा जाता है बताया गया था कि ये इसकी देख रहे हैं, बस ऐसा है, एक बॉक्स बनाना है और उसमें संदेश लिखिए। संदेश जैसे छोटा होना चाहिए, 5-6 शब्द 10 शब्द भी लिखते, ज़्यादा नहीं, 1 या 2 सेंटेंस में ही संदेश को लिखा जाना चाहिए। इसके लिए क्या करना चाहिए? लिखा है विषय से समझता, जिस विषय पर आप या जिस विषय के बारे में संदेश देने जा रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि संदेश हम क्या देने जा रहे हैं या क्या लिखने जा रहे हैं। उसके बाद संक्षिप्त और सारगर्भित होना, वो संदेश संक्षिप्त होना चाहिए, संक्षिप्त में होना चाहिए, सारगर्भित, उसी में पूरा जो है कहने का मतलब होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। जी एक लाइन सर। भाषाई संदेश लेखन में ही खत्म है सर, 2 पॉइंट बचा हुआ है संदेश लेखन। उसके बाद भाषाई दक्षता में प्रस्तुति। संदेश लिखते समय भाषा किस तरह की होनी चाहिए, उसमें दक्षता होनी चाहिए एवं प्रस्तुति होनी चाहिए, और रचनात्मकता एवं सृजनात्मकता भी होनी चाहिए। तो आज हम लोग टीचिंग स्ट्रेटजी इन हिंदी अर्थात हिंदी में पढ़ाने की रणनीति यहीं समाप्त होती है। थैंक यू, धन्यवाद।